मनोज चतुर्वेदी ने बहुत हमको प्रयास किया था 12 में भी कि काल्पी से लड़ो, लेकिन हम 12 में इनकी बात नहीं माने। इन्होंने अपना प्रत्याशी दिखाया। काल्पी की जनता के ऋणी हैं, ये हम वैसे भी मंच से भी कहते हैं कि हम एमएलए भी नहीं रहेंगे तब भी सेवा करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें पहली बार में ही पास। और जो हम काम कर रहे हैं ये हमारा धर्म भी है और कर्म भी, क्योंकि हमें विधायक बनाया, जनता की हमसे अपेक्षाएं हैं और हमको जनता ने हमें चुना है तो हम जनता की सेवा करें, यही हमारा कर्म भी है। यही तो हम मानते हुए लगातार काल्पी की जो जरूरतें हैं, जो बुनियादी चीजें मिलना चाहिए थी काल्पी को वो ऐतिहासिक धरोहर मिलना चाहिए कि जो विश्व के पटल पर काल्पी दिखाई दे, कि काल्पी को हम यही संघर्ष करते हैं कि काल्पी को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। नमस्कार मित्रों, आज हम स्वागत कर रहे हैं अपने स्टूडियो में 220 काल्पी विधानसभा के यशस्वी विधायक माननीय विनोद चतुर्वेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत कम समय में आपने इस काल्पी में इतनी लोकप्रियता हासिल कर ली कि लोगों को लगने लगा है कि जैसे कि कई वर्षों से आपसे संबंध है। आपकी सज्जनता, आपकी मिलनसार छवि के नाते लोग आप विधायक को अपने परिवार का सदस्य मानने लगे। तो जब ऐसा होता तो लोगों के बीच में ये दिल में जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है, क्यों ना मैं अपने प्रतिनिधि अपने विधायक के बारे में पूरी जानकारी चाहूँ। तो मैं सर पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ जन्म हुआ, आपकी प्रथम शिक्षा कहाँ हुई और उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ, आपके चैनल का भी आभारी हूँ। मेरी शिक्षा बचपन में तो मेरा एक गांव है डकोर ब्लॉक में, उरई विधानसभा में एर, वो गांव जो है वहाँ ही हम पढ़े। प्राइमरी शिक्षा वहाँ हुई हमारी और जूनियर की भी शिक्षा वही। उसके बाद फिर हम आए गांधी इंटर कॉलेज में, हाई स्कूल, इंटर हमने आटा से किया। फिर हम बीए करने गए टीबी डिग्री कॉलेज पूरे दयानंद वैदिक कॉलेज। फिर हम एलएलबी करने गए लखनऊ यूनिवर्सिटी से। ये शिक्षा की हमारी इतनी लंबी जो है, हम लगातार, क्योंकि हम लोग गांव के परिवेश से आते थे, तो उस टाइम जब हम लोग थे तब शिक्षा का कम लोगों के दिलों में रहता था। किस पे जमीन है, किसी पे कुछ है, कहीं से संपन्न है, तो वो कहता था अरे भाई कोई नौकरी थोड़ी करता है। तो हम लोग शिक्षा सिर्फ सेवा भाव से कि वकील हो जाएंगे तो लोगों की सेवा करेंगे, तो तब तक जो है सिर्फ हम लोग उतना ही के जितने में काम चल गया उतना ही शिक्षा में प्राप्त। सर जैसा कि हमको जानकारी हुई, आप एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं और आपके पिताजी भी शायद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। तो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने अपने पुत्र को राजनीति में कैसे भेजा? आप किसकी प्रेरणा से या स्वयं सेवा भाव से कब राजनीति में प्रवेश किया और आपने कहाँ से राजनीति शुरू की? वैसे तो हमारे पिता स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जब जेल से बाहर आए तो पहले वो नास्तिक थे, उनके मन में ये भाव नहीं था, क्योंकि जो दमन चक्र अंग्रेजों के टाइम में चलता था, उस दमन चक्र को जब वो सुनते थे, खुद भोगते थे, तो उन्होंने कहा ईश्वर कहाँ है? अगर ईश्वर होता तो इतना अत्याचार अनाचार होता और आता नहीं। तो उनके मन में ये भाव रहा। लेकिन फिर कोई ऐसी घटना हुई हमारे गांव में, जैसा हम तो जब जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा जन्म 55 का है, पिता हमारे 42 के जेल यात्री थे। तो हमारी जो है जब वो उससे बाहर आए तो पिताजी नहीं चाहते थे कि हम राजनीति करें, क्योंकि हमारा गांव थोड़ी उस टाइम हमारे गांव में क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत थी, वहां बड़ी हत्याएं होती थी। तो पिता ये चाहते थे कि किसी तरह नौकरी लग जाए बेटे की और वो नौकरी करने लगे तो गांव से भी चला जाएगा और
ये जो झंझट है गांव के वो नहीं होंगे। उनके मन की इच्छा ये थी। लेकिन चूंकि एक ऐसे हमारे पिता के साथ घटना घटी कि पहले जब पहला चुनाव हुआ ग्राम प्रधान का, तो हमारे पिताजी को गांव के जमींदार थे एक शंकर महतो, उन्होंने कहा कि इन्हीं पंडित जी को बना दो, जो लोग आएंगे, लेखपाल आएगा, पटवारी आएगा, फलाने आएंगे, सरकारी लोग आएंगे, तो ये यही अपना बर्तन अर्तन धड़वाएंगे, यही व्यवस्था करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, इन्हीं को बना दो। तब उनको ये पता नहीं था कि पावर क्या होता है, और ग्राम प्रधान को तब बड़े पावर थे, क्योंकि पहली ग्राम सभा स्टार्ट हुई थी हिंदुस्तान के अंदर आजादी के बाद, तो उनको बड़े पावर थे। माने लैंड बहुत थी, फॉरेस्ट की, रिवाइंस की, तो ये सब पावर पहले ग्राम प्रधान में थे। वो जो चाहे पट्टा कर दे तो कर देते। तब फिर लोगों को लगा कि ये तो बड़ा गलत हो रहा है। तो दूसरा जब चुनाव आया तो हमारे पिता को, क्योंकि दमंग लोग थे, वो पैसे वाले लोग थे, पिताजी कमजोर थे पैसे से और वैसे भी पारिवारिक परिस्थिति से, तो बेईमानी से हमारे पिता को हरा दिया। पैसे की दम पर एक लेखपाल और 2 सिपाही जाया करते थे चुनाव कराने, हाथ उठा के चुनाव होता था। तो वो जो है 87 लोग वोट डालने को आए, स्कूल पर बुलाए गए सब। तो पहले कोई बैलेट वैलेट नहीं होता था। उन्होंने कहा, लेखपाल ने कहा, हाँ भाई, पंडित दद्दा को जो वोट देना चाहता हाथ उठाओ। तो 47 लोगों ने हाथ उठा दिए। तो 47 को उठा दिए तो जीत जाना चाहिए, लेकिन चूंकि वो पैसा लिए थे तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर चुप रहे और उसके बाद बोले, हाँ भाई, प्रताप सिंह दद्दा को जो वोट देना चाहता वो हाथ उठाए। तो वही 47 उसमें उठ गए। तो पिताजी को क्योंकि बेईमानी से हरा दिया। हालांकि गांव के लोग जो उनके साथी गण थे वो काफी गर्म हुए, लड़ने पे आमादा हो गए, लेकिन हमारे पिता ने कहा नहीं, हम लड़ाई नहीं करेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है, अगर बेईमानी है तो हम जा रहे, वो घर चले आए। ये बात हमको 22 साल बाद हमारे नौकर ने बताई। हमको पता भी नहीं था कि हमारे पिता इस गांव में प्रधान हुए होंगे, क्योंकि 55 में हमारा जन्म हुआ, 42 में वो जेल गए और शायद पहली 52 या 54 में बनाए गए थे। तो हम लोगों को कुछ पता भी नहीं। ये हमारे एक नौकर ने हमें सब किस्सा बताया। तब फिर हमारे मन में ये जिज्ञासा आई कि हमारे पिता को बेईमानी से हराया है, इसलिए हम इस गांव में प्रधानी का चुनाव। हालांकि हमारे पिता नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी अपनी जिद थी कि नहीं, हम इस गांव में अपने पिता की बेईमानी का बदला जरूर जनता के द्वारा लेंगे। तो पिताजी हमारे चुनाव के पक्ष में ना होते हुए भी हमारे विरोध में भी थे कि नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ो और ठीक नहीं है, गांव अच्छा नहीं। लेकिन हमारी एक धुन थी, नहीं हम लड़ेंगे, और हम लड़े और 170 वोट से हम चुनाव जीते। उस गांव में हम पिता पुत्र ही 2 ही लोग अभी तक प्रधान हुए हैं। बकाया वही लोग प्रधान होते हैं। केवल एक बार एक दलित सीट हमने कराई थी, तो उस टाइम एक दलित बन गया था। लगातार उन्हीं लोगों का गांव में बाहुल्य बने। हमको डाइवर्ट होना था, ऐसा लगता ईश्वर को इस तरफ लाना था, हमारे पिता नहीं चाहते थे। लेकिन हम फिर सक्रिय राजनीति में आ गए। हम 82 में ग्राम प्रधान हुए, 86 में हम यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हो गए। कांग्रेस से पार्टी से आपने राजनीति में प्रवेश किया? जी, क्योंकि पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो मन में भाव तो वो ही था और वो कहते भी थे। उनके मन में हालांकि सरकारों के प्रति बहुत अच्छा उनका भाव नहीं था, क्योंकि फिर वो अध्यात्म में चले गए। लगातार पूजा करना, भजन करना उनका अपना एक जीवन हो गया शायद। वो फिर राजनीति से और इस मतलब व्यवस्था से बहुत खुश नहीं होते थे, क्योंकि उन लोगों ने वो टाइम देखा कि जो सत्य है वो सत्य है, लेकिन वो प्रजातंत्र में तो फिर सब कुछ चलता है। तो वो, लेकिन फिर हमारा श्री गणेश हो गया। हम 86 में, फिर 91 में हम कांग्रेस अध्यक्ष हुए। 93 में पहला चुनाव लड़े एमएलए का। पहला चुनाव आप किस विधानसभा से? उरई से। 93 में पहला चुनाव उरई से लड़े। फिर हम 2002 में फिर उरई से लड़े। दोनों चुनाव, 2002 का चुनाव 17 से 30 वोट से हारे कांग्रेस से, और पहला चुनाव 3100 वोट।
फिर हम 2007 में जब लड़े, 96 का चुनाव, हमको टिकट नहीं मिला। 7 में हम चुनाव लड़े तो हम वहां से विधायक हुए, 3100 वोट से चुनाव जीते, उरई सदर से। जी, उरई सदर। तो हम आखिरी विधायक हैं। फिर वो सीट रिजर्व हो गई, अब वहां जो है रिजर्व है सीट। फिर हम अपने किस्मत आजमाने माधोगढ़ गए, 2 चुनाव माधोगढ़ में लड़े, वहां भी जब सफलता नहीं मिली तो फिर हम, मनोज चतुर्वेदी ने बहुत हमको प्रयास किया था 12 में भी कि कालपी से लड़ो, लेकिन हम 12 में इनकी बात नहीं माने, इन्होंने अपना प्रत्याशी जिताया। फिर हम ये तय कर लिया था कि अब हम कालपी से लड़ेंगे, और पहली बार में ही कालपी की जनता ने हमें विजय श्री दिलाई। इसलिए हम कालपी की जनता के ऋणी हैं। ये हम वैसे भी मंच से भी कहते हैं कि हम एमएलए भी नहीं रहेंगे तब भी सेवा करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें पहली बार में ही पास कर दिया। इसलिए, और जो हम काम कर रहे हैं ये हमारा धर्म भी है और कर्म भी, क्योंकि हमें विधायक बनाया, जनता की हमसे अपेक्षाएं हैं और हमको जनता की सेवा करना। पहले प्रजातंत्र में क्योंकि राजाओं का राज्य नहीं था, जनता का राज्य था, जनता के द्वारा जनता के लिए। तो जनता के द्वारा हम बने, फिर जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। तो वो तो जो हमारा स्लोगन था वो सही है कि जनता ने हमें चुना है तो हम जनता की सेवा करें, यही हमारा कर्म भी है और यही हमारा धर्म भी है। उसको हम मानते हुए लगातार कालपी की जो जरूरतें हैं, जो बुनियादी चीजें मिलना चाहिए थी कालपी को, कालपी वैसे द्वापर में जहां वेद व्यास जी का जन्म हुआ हो, जहां ऋषि पाराशर रहे हों, और जो पूरा एक युग है, अगर देखें सनातन में कहते हैं कि जो है त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग। सतयुग से शुरू हुए हम, त्रेता में गए, त्रेता से कलयुग, उसमें द्वापर में गए। तो द्वापर की जन्मभूमि पर कालपी का कहना, कलयुग में भी बीरबल जैसा तेजस्वी महामंत्री रहा अकबर का, सोचिए, वो कालपी की जन्मभूमि। कालपी को तो वो ऐतिहासिक धरोहर मिलना चाहिए कि जो विश्व के पटल पर कालपी दिखाई दे, कि कालपी को हम यही संघर्ष करते हैं कि कालपी को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। कालपी में सोचिए सूर्य मंदिर है, हम लोग भी 95 में नहीं जानते थे। 95 में जब यहाँ बड़े बड़े सूर्य ग्रहण पड़ा तो विदेश तक के साइंटिस्ट आए, वो हालांकि उस जगह नहीं जा पाए, उन्होंने कालपी से ही उसको सैटेलाइट द्वारा सब देखा। तब हम लोग जाने के अरे भाई, राजा सांब का बनाया हुआ मंदिर जो अनादिकाल से द्वापर में बनाया गया था, और उसकी हालत जो है, तो हम लोग उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि सीधा एक रास्ता कालपी से सूर्य मंदिर तक बने। तो जो हमारे लोग सूर्य भगवान के उपासक हैं, पूरे विश्व में सिर्फ 3 मंदिर है, उनमें कालपी भी है, एक कोणार्क में है और एक पाकिस्तान में है। तो ये 3 मंदिर ऐतिहासिक मंदिर, कहते हैं सूरज की 3 कलाएं होती हैं, एक कला कोणार्क में, एक कला मदरालालपुर कालपी में, और एक कला उसमें मुल्तान। तो सोचिए कितनी बड़ी कालपी को, तो हम तो अपने को धन्य मानते कि हमें विधायक बने, हमें सेवा का मौका मिला। यहाँ तो बड़े ऋषि मुनि रहे, बड़े तपस्वी लोग रहे, एक से एक घोड़ेश्वर मंदिर है, यहाँ पातालेश्वर मंदिर है, यहाँ बांके बिहारी मंदिर है। हमारी समझ में के धार्मिक स्थली से लेके आध्यात्मिक स्थली दोनों, और ऐसा भी नहीं, यहाँ तो मुगलों के टाइम में भी दूसरे संप्रदाय का जो स्कूल था, जो शिक्षा जगत का, वो भी अपने टाइम में ऐतिहासिक था, संसार में जाना जाता था। अल्पसंख्यकों का जो स्कूल था वो संसार में जाना गया। तो कालपी तो एक ऐतिहासिक नगर है, हम अपने को धन्य मानते हैं, हमारा हमको चुना गया, हम तो आखिरी दम तक इसकी सेवा करेंगे। माननीय विधायक जी, जहाँ तक है राजनीति में, तो राजनीति में वाकई में जनपद में आपका अनुभव, क्योंकि आपने 5-5, 6-6 विधानसभा के चुनाव लड़े और बहुत कांग्रेस के जमाने से राजनीति की, और राजनीतिक दृष्टि से आप पूर्णतया परिपक्व हैं। और हमारी कालपी विधानसभा का सौभाग्य है कि हम लोगों को आप जैसा विधायक मिला। जैसा कि कालपी विधानसभा में 3 विधानसभा सीटें हैं,
तो माना जाता है इन 3 में सबसे पिछड़ी विधानसभा कालपी है। कालपी विधानसभा कई वर्षों तक दस्यु प्रभावित रही, क्योंकि यहाँ जंगल ज़्यादा है, जमीन ज़्यादा है और सुविधाएं उतनी नहीं है। भले ही यहाँ नदियाँ हैं, जमुना है, सब कुछ है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे सिंचाई है या ऊंचा खाली जमीन है जो कृषि योग्य नहीं, तो सबसे बड़ी समस्या कालपी विधानसभा के लिए सड़क और सिंचाई और शिक्षा, इन 3 विषयों की अभी तक कमी रही। कई जनप्रतिनिधि बने, सबसे मांग की गई, लेकिन वर्तमान में सड़कों के लिए कहा जाए तो आपने बहुत काम किया है, उसे बताने के लिए कोई आवश्यक नहीं है, लोग बाग माध्यमों से पढ़ते रहते हैं। सिंचाई के लिए आप क्या काम, कोई कार्य योजना हो या कोई ऐसा हो जिससे कि यहाँ का किसान सिंचाई से संतुष्ट हो सके? भाई वैसे हमारे यहाँ 2 पंप कैनालें थी हमारे क्षेत्र में, एक मैनूपुर और एक चंदरसी जी। इन दोनों के लिए हमने एक में 2 करोड़ समथिंग मंजूर हुआ था और उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए, और चंदरसी में 1 करोड़ समथिंग सैंक्शन हुआ था उसकी भी क्षमता बढ़ाने के लिए। दूसरा जो हमीरपुर साख है हमारे क्षेत्र में, उसी से पानी जाता है सब जगह। हमीरपुर साख अंग्रेजों के टाइम में बनाई गई थी, हालांकि यहाँ से सिंचाई मंत्री हमारे जिले से ही हैं और वो बराबर हमारे कहने पर जो चीजें हमने कही हैं उन्होंने लगातार उस पर ध्यान भी दिया और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। सारी नहरों को हमने उनसे कहा कि किसी तरह इनको, क्योंकि सिल्ट बहुत आ चुकी है, तो उन्होंने नया प्रोजेक्ट अभी बनवाया और कह के गए वो कि उसको सैंक्शन देंगे। दूसरी बात, ट्यूबवेल जो पुराने थे, जितने ट्यूबवेल हमारे यहाँ रिबोर के हैं वो सब सैंक्शन हो गए। धीरे धीरे सारे ट्यूबवेल हमारे यहाँ रिबोर के चालू हो जाएंगे इसी वित्तीय वर्ष में। अब जो अगला वित्तीय वर्ष है उसमें हम जो और भी चीजें बचेंगी, वैसे तो अगर देखा जाए तो हम लोग भले ना कर पाए, लेकिन देखिए कानपुर का एक आदमी यहाँ शिमला मिर्च पैदा कर रहा है और वो दिल्ली भेज रहा, लाल, पीली और हरी। सोचिए, हम देखने गए तो हम लोग नहीं कर पाए, वो देखो कितनी बड़ी इंडस्ट्री उसने लगाई। टमाटर का हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम है। मैनूपुर की तो मिर्च जो है पूरे उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। तो हमारा किसान नए नए टेक्निक से, कल हम लोग जो वहां मीटिंग की थी तो हमारे मुख्यमंत्री जी का भी ये विजन है, हम उनको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि वो जो जनता का काम है, जैसे हम लोग अपनी जायदाद को जब किसी को देते थे तो लाखों रुपए का स्टाम्प लगता था, उन्होंने कहा नहीं, पारिवारिक ट्रांसफर में 5,000 रुपए लगे, क्योंकि मूलभूत समस्या थी। आदमी इंतजार करता था कि पिताजी जब चले जाएंगे तब मेरे नाम आएगी। पिताजी इच्छा भी करते थे तो स्टाम्प की वजह से दे नहीं पाते थे कि भाई इतना स्टाम्प कहाँ बर्बाद होगा, तो 5,000 में। अभी उनने नौजवानों को, बेरोजगार लोगों को 5 लाख रुपया बिगर ब्याज के उन्होंने स्कीम चलाई है और 2 लाख रुपया, 2 स्कीमें हैं। 5 लाख रुपया बिगर ब्याज का जब हम जमा कर देंगे तो फिर 7.5 लाख बिगर ब्याज का मिलेगा, उसमें कोई गारंटी नहीं है। 7.5 अगर हम टाइम से जमा करेंगे तो 10 लाख मिलेगा बेरोजगारों को, और जो 2 लाख वाले हैं वो अगर टाइम से जमा कर देंगे तो उनके 3 हो जाएंगे और तीसरी किस्त 5 की हो जाएगी जिसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो कई ऐसे काम हैं जिनको वो लगातार कर रहे हैं। जनता की जिस तरह की, अब आप देखिए, जो चाहे दवा विक्रेताओं, खाद्य रसद के विक्रेताओं, उनके लाइसेंस हर 3 साल में रिन्यू होते थे और लाइसेंस रिन्यू के चक्कर में उनका दोहन होता था। मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, आजीवन लाइसेंस रहेगा, कोई जरूरत नहीं है, पूरे आजीवन उन्होंने कर दिया। एक लाइसेंस आप बनवा, पूरे जीवन, कोई रिन्यू नहीं। रिन्यू में जो लगता था सब जानते हैं, फीस भले उसमें कम हो लेकिन बकाया क्या लगता था ये आप लोग भी जानते हैं, आप खुद पत्रकार हैं। तो जो सुविधाएं जनता के लिए वो दे रहे हैं। शिक्षा के मामले में आपने कहा तो एक डिग्री कॉलेज अभी कालपी में बना ही है, सरकार ने बनवाया,
और भी हमारी डिमांड है कि जहां जरूरत है वहां हम लगातार इस प्रयास में हैं कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा की ओर हमारा जो है नौजवान जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि या तो नौकरी मिले या रोजगार मिले। नौजवान की जो हमारी बुंदेलखंड की समस्या यही है, तो उस ओर सरकार का पूरा ध्यान है। सरकार चाहती है कि कोई नौजवान, अब रहा ये कि जिसको कुछ नहीं करना उसके लिए तो कोई, उसने तो सल्तनतें बैठ डाली, लेकिन जिन्हें कुछ करना है उसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और व्यवस्थाएं बना रही है कि हमारा नौजवान संपन्न रहे, परिवार को सुखी करे और प्रदेश और जिले को उन्नतिशील बनाए। सर बहुत बढ़िया बात कही आपने। लोकल कालपी की 4 समस्याएं जब आप आए थे तो शुरुआत में यहाँ लोगों ने, जनता ने, कालपी की आम जनता ने बताया था। एक तो टंडनगंज मार्ग की मुख्य सड़क जो पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका के बीच पड़ी थी और उसका निर्णय नहीं हो पा रहा था। दूसरा था कालपी में जो महारानी लक्ष्मीबाई का ऐतिहासिक किला है, वो किला यमुना की कटान से ढहने वाला था, उसमें रिटर्निंग वॉल की। और जो तीसरे एक बहुत बड़ी समस्या थी पूरे जनपद में, सिर्फ कालपी एक ऐसा नगर था जहां आंगनबाड़ी की सुविधा नहीं थी। और चौथी मांग थी यमुना जी को घाटों पर लाने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार इसलिए करेंगे कि रिटर्निंग वॉल यमुना की आपके निर्देशन में बनी। कालपी का जो रोड विवादित था वो पूरा फुल चौड़ाई में बना। और तीसरा, अभी हाल ही में आंगनबाड़ी भी स्थापना हो गई। इसके लिए आभार है आपका। अब चौथी एक समस्या जो कि वाकई में समस्या है, कालपी के यमुना के ऐतिहासिक घाट जो कालपी की पहचान है, मगर जिन कारणों बस यमुना घाटों को छोड़ गई है। क्या हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि माननीय विधायक विनोद चतुर्वेदी जी यमुना को घाटों पर लाने के लिए ये कोई तोहफा हम लोगों को मिल सकता है? अब हमने वैसे एक प्रपोजल रखा था सरकार में जी कि बैराज बना दिया जाए। बैराज बनने से पानी रुकता तो सब घाटों पे चला जाता। हुआ क्या कि कानपुर देहात से बहुत पहले पट्टे होते थे बालू, वो उस तरफ है, तो जो पानी की दशा है कि जो नीचा होता है उसी तरफ पानी जाता है। हमारे तरफ चूंकि घाट होते नहीं थे, हमारे यहाँ बालू की उठान का कोई सरकार ने प्रोविजन नहीं रखा था, तो बालू यहाँ जमा होती गई, वहां से उठती गई, तो वो गहराई की ओर माई चली गई। हमारा प्रयास है कि इस तरफ भी हमने कहा है सरकार से कि पहले तो हमारी ये इच्छा थी कि बैराज बन जाए, लेकिन चूंकि सरकार में एक प्रपोजल पहले से चल रहा है भारत सरकार में पचनद बांध का, क्योंकि वहां 5 नदियां हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो प्रस्ताव है वो कुछ धीमा हुआ है। लेकिन हमारा प्रयास है, हम ये चाहते हैं कि कोई, सरकार में हम बराबर इस बात को उठा रहे हैं कि घाटों से हमारी माई चली गई है, उसके लाने का प्रयास। अब इस योजना में क्योंकि सिंचाई मंत्री जी से भी बात हुई, हमारी प्रमुख सचिव से भी बात हुई, तो अब वो लोग इस तरह कह रहे कि कैसे आएगा। हमने तो एक प्रपोजल दिया था कि किसी नहर बना दी जाए पक्की, जैसे हरिद्वार में, लेकिन हरिद्वार में पत्थर है और यहाँ पत्थर नहीं है, यहाँ है रेत। अगर नहर बनेगी रेत भर जाएगी तो वो बराबर हो जाएगा। तो अब देखते हैं, हमारा प्रयास है कि जो आखिरी मांग भी है हम किसी तरह कैसे पूरा कर पाएंगे। हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि सरकार से किसी तरह बात बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, माननीय विनोद चतुर्वेदी जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।